तुर्की ने अपने भाई पाकिस्तान को ऐसा चुना लगाया कि अरबों डॉलर का नेवी अपग्रेड प्रोजेक्ट अब पानी में तैरता कबाड़ बन चुका है। इस अपग्रेड में तुर्की ने दावा किया था कि वो पाकिस्तान की पनडुब्बियों को दुनिया के सबसे आधुनिक और स्टेल्थ वॉरफेयर सबमरीन बना देगा। इसके तहत नई बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और टॉर्पीडो से बचने वाला सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई वो पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक है। वतन के लोग उनसे मोहब्बत नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ जो सीनियर लीडरशिप है उसके जो फैसले हैं सियासी बुनियादों के ऊपर, जिसको वो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का नाम देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है। और जो करप्शन को छुपाया जा रहा है उसको देख के ये जो है, और इंटरनल सिक्योरिटी कैजुअलिटीज अपनी जगह के ऊपर है, मोराल बहुत ज्यादा लो है। रिकॉर्ड तादाद में पाकिस्तान जब से बना है 1947 से 71 के बाद भी इतनी रिकॉर्ड में इस्तीफे नहीं आए जितने इस वक्त आए जा रहे हैं। जिनकी इंडिया ब्रिक्स, तुर्की जो है वो ब्रिक्स में जाना चाहता था, तो दे वांटेड टू हैव अ कन्वर्सेशन कि जी हम इंडिया को थोड़ा सा मीठे मीठे अंदाज से बात करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इस दफा जब इंडिया ने एक टफ स्टांस लिया है तुर्की के ऊपर, तो उर्दगान ने समझा कि ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर टफ स्टांस लेते हो तो फिर ठीक है, मैं भी कश्मीर का जिक्र कर रहा हूँ। और चौथी, क्योंकि इस दफा तुर्की ने भारत पाकिस्तान की जंग में खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। लेकिन एक छोटे छुछुंदर से शैतान मुल्क होते हैं ना, जो बड़े शैतानों के लिए रास्ते बनाते हैं और उनके लिए सारा फसाद पैदा करते हैं, वो जो दो छोटे छुछुंदर शैतानी मुल्क हैं ना, वो हैं पाकिस्तान और तुर्की। की कीमत अरबों रुपए थी और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत की रीढ़ बताया जा रहा। लेकिन अब वही प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नेवी के लिए तकनीकी बुरे सपने में बदल गया। परीक्षणों में सामने आया कि अपग्रेड के बाद ये पनडुब्बियां पहले से ज्यादा शोर करने लगी हैं। जी हां, जो पनडुब्बियां दुश्मन की नजरों से छिपकर हमला करने के लिए बनाई गई थी, अब खुद आवाजें गुंजाकर अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के साथ फिर से प्रैंक हो गया और ये प्रैंक के पाकिस्तान आदी है। दोस्तों क्या हुआ सीन कि पाकिस्तान ने तुर्की के नेवी मैकेनिज्म को, जो डिपार्टमेंट है जो देखते हैं, जो नेवी में अपग्रेडेशन करते हैं, उनको एक अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि जो पाकिस्तान की पुरानी सबमरीन है उनको कुछ इस तरीके से रीडिज़ाइन करें और उसमें अपग्रेड करें कि वो जो है भारत के एडवांस जो पनडुब्बी है और नेवी के जो मिसाइल्स हैं उनसे बच सके। दोस्तों गेस व्हाट, पाकिस्तान ने तुर्की को सारे रुपए भी दे दिए और तुर्की ने अपडेट भी कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने उसको ऑपरेट करना शुरू किया तो पाकिस्तानी हैरान हो गए, बोल रहे यार ये तो पहले से भी ज़्यादा आवाज़ पैदा कर दी है, और इसे तो पानी के अंदर जाने के बाद बाहर से ही बंदा बता देगा कि नीचे कुछ मशीन चल रही है। और ये पनडुब्बियों का क्या फ़ायदा जब भारत की एडवांस जो नेवी सिस्टम है वो तो इनको कई सौ किलोमीटर दूर से ट्रैक करके इनको ठोक देगी। पहले ये इससे भी कम आवाज़ करती थी, फिर भी भारतीय नेवी हमेशा इन पर नज़र बनाए रखती थी। अब तो इतना आवाज़ आ रहा है कि मतलब 10 से 20 डेसिबल आवाज़ बढ़ चुकी है। तो ये खबर जैसे ही पाकिस्तानी नेवी ने सौंपी और रिपोर्ट जो है मीडिया पे आई और पूरी जगह जो है पाकिस्तान की बेइज्जती होना शुरू हो गई। और इन्होंने अब टर्की से कंप्लेन किया और टर्की ने कहा हम मामले को देखते हैं। सो जस्ट टू टेल यू कि 2019, 20, 21, 22, 23 और 25, 24 में जिक्र नहीं किया था कश्मीर का। एक ही वजह थी और वो ये थी। लेकिन वो हमेशा कश्मीर का जिक्र करते हैं और वो इंडिया और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आई कोलैबोरेट करो कम्बैटिंग टेररिज्म में। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान भी इंडिया को कहता है, लेकिन इंडिया नहीं कहता। इंडिया क्या कहता है? टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। टॉक्स एंड टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हमारे तमाम मसले बायलैटरल हैं और शिमला एग्रीमेंट, दैट्स इट। और इंडिया को भी उन्होंने वार्न किया। उन्होंने कहा है कि ये वो चीज़, ये मैं अक्सर आपको पता जिक्र करता हूँ इसको, इंडिया को भी वार्न किया है। किस चीज़ में? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हमेशा बात करता है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करता है। ये इस कॉरिडोर को इंडिया ये कहता है कि जनाब मैं मुंबई से शुरू करूँगा, यहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, यूएई से ये जो जबल अली है यूएई के, वहाँ पे जाएगा, वहाँ से अल गुफैत एक और उनकी है, वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर हरादा सऊदी अरेबिया वहाँ जाएगा, वहाँ से चलेगा अल हदीदा जाएगा, वहाँ से ये चलेगा हाइफा जाएगा, इसराइल की पोर्ट, और वहाँ से ये ग्रीस जाएगा। तो वो कह रहे हैं, आज वो टर्किश प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हाउ कम यू आर थिंकिंग ऑफ इग्नोरिंग अस। आप ये फैसला भी कैसे कर रहे हो कि हमें इग्नोर करोगे? ठीक है जी। सो उसने कहा एनी प्रोजेक्ट इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एक्सक्लूडिंग तुर्की एंड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो वार्निंग किसको दी है? इंडिया को। तुर्की ने वार्निंग दी है इंडिया को कि आप इस चीज़ को बस कर दें, आप इस चीज़ को बस कर दें भाईजान, ये चीज़ ज़्यादा ना चलाएं। और आपने अगर ये चीज़ की तो कीप दिस इन माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? सो तुर्की के प्रेसिडेंट जो है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बड़ी टफ स्पीच दी है, दोनों ही इंडिया के हवाले से। कश्मीर का जिक्र भी किया और कहा कि जनाब कोई प्रोजेक्ट जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में होगा वो नहीं चलेगा, हमें एक्सक्लूड करोगे, हमें आप एक्सक्लूड करोगे। हाउ कम दिस इज पॉसिबल?
सो वो सऊदी, और वो टर्किश प्रेसिडेंट जिस अंदाज से बात कर रहा है उससे आपको सीधा सीधा लगता है, सीधा सीधा लगता है कि वो अपना पैगाम दे रहा है कि भाई बस खामोश, फॉरगेट दिस, कि तुम हमें कुछ कर सकोगे। ह्यूमन रिसोर्सेज थे ना, वो थे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, और इसके लिए ये दो शैतान मुल्क। अब पाकिस्तान के हवाले से तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको, तुर्की के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उस पर मैं ज़रा बात करूँगा कि तुर्की अभी जो नेटो का समिट हो रही है जिसमें बाइडेन भी आया है और नेटो के सारे चीफ ऑफ कंट्री, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आए हैं, और मंडे को इनकी मीटिंग हुई जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। ऑब्वियसली आपको पता है इस वक्त नेटो का सबसे बड़ा इशू यूक्रेन वॉर है, जहाँ पे वो रशिया को हराना चाहता है, और वो समझता है कि ये 80s का ज़माना है, जिस तरह यूएसएसआर तोड़ दिया था आज वो रशिया को हरा देंगे। अफगानिस्तान को तबाह करके रशिया यूएसएसआर को हराया था, तो अब ये समझते हैं कि यूक्रेन को तबाह करके रशिया को भी तबाह कर देंगे, लेकिन चीज़ें मुख्तलिफ हैं और बहुत फ़र्क है सिचुएशन में। खैर, नेटो के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने मेंबरशिप के लिए वो किया था अप्लाई, तो नेटो के रूल्स के मुताबिक जब तक सारे कंट्रीज़, जितने भी नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो अप्रूव ना करें, नए मेंबर को मेंबरशिप नहीं मिल सकती। फिनलैंड को तो सब ने अप्रूव कर दिया था, मिल गई थी। स्वीडन के लिए तुर्की ने ऑब्जेक्शन रखा हुआ था, कम नहीं देंगे, इसलिए कि स्वीडन का तुर्की से डायरेक्ट वेपन्स का कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई सिक्योरिटी डील नहीं थी। इसके अलावा स्वीडन टेररिज्म के हवाले से तुर्की के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था, और तुर्की को, और लेकिन तुर्की उसमें ज़्यादा खेल रहा था इस्लाम 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 इस्लाम, क्योंकि तैयब अरबकान आपको पता है जमात इस्लामी है और वो एक आतंकवादी सोच रखता है। तो नेटो के इजलास में जाने से पहले मंडे को तैयब अरबकान ने कहा कि मैं स्वीडन की मेंबरशिप कबूल करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में यूरोपियन यूनियन भी हमें मेंबरशिप दे। अब यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप जब से यूरोपियन यूनियन बनाए तब से तुर्की ने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि शुरू में तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ्रांस और जर्मनी, जो वर्ल्ड वार में मेन लड़ाई इधर से शुरू हुई थी, तो फ्रांस और जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक आयरन एग्रीमेंट बनाया था और उसमें टैक्स फ्री और चीज़ें की थी, और फिर बाद में इसको यूरोपियन यूनियन का नाम दे के इसमें बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, इटली, इंग्लैंड ये शामिल हुए, और फिर इसमें स्पेन, पोर्टुगल, ग्रीस, और फिर बाद में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे नहीं आया, स्वीडन, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया, और इस तरह बढ़ता बढ़ता अब ईस्ट यूरोप के भी तकरीबन मुल्क आ गए। लेकिन तुर्की ने जब से मांगी है मेंबरशिप 50 साल से, इसकी मेंबरशिप को कोई घास नहीं डालता। दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि पाकिस्तान को तुर्की ने इस तरीके से उल्लू बनाया, पूरे सोशल मीडिया पे जो है इसका मजाक बनाया जाए। उल्लू इस सेंस में बना दिया दोस्तों कि पाकिस्तान ने कहा था भाई इसकी आवाज़ जो है ये पुरानी है, ये 1960 के मैकेनिज्म पे काम कर रही है, आवाज़ ये ज़्यादा करती है। ऊपर से कोई भी बता देता है कि ये नीचे पाकिस्तानी आर्मी का कोई है उड़ चलता हुआ, तो इंडियन आर्मी के लिए तो ये पीनट है, मूंगफली है, जब मर्जी इंडियन आर्मी इसको तोड़ देगी, फोड़ देगी। आप इसे ऐसा अपग्रेड करें कि पानी के नीचे से हम निकले तो किसी को पता ही ना चले। अब इसमें से इतनी आवाज़ निकल रही है कि जैसे ऐसे लगता है पानी के नीचे जनरेटर चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी बनाती है। ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर कुछ समझ नहीं पा रही है कि क्या कहें क्या ना कहें। कुछ मीडिया के लोग इस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर जल्द से जल्द इस तकनीकी दिक्कत को दूर करेंगे, और पाकिस्तानी नेवी जो है भारत से लोहा लेने के लिए एकदम तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो तुर्की की नेवी भी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इनको तुर्की ने भेजा था एक फ्लीट। तो ये सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश पूरी पाकिस्तानी मीडिया कर रही, पर यार इतने बड़े लेवल पे जाके इतनी बड़ी चूक होना ये सच में हिलेरियस है, और ये कितने ये अनप्रोफेशनल है ये भी देखें।